उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस। हाय अश्विन भाई। हाय हाय, ये राजू भाई है। हाय राजू भाई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का ये सोबत का, संगत का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का साथ और आपके बीच में हर वक्त आने का जो मौका मुझे मिला, उसका मुख्य कारण था कि इस सब व्यवस्था ने मुझे जिंदा रखा। मैं जिंदा बच गया। इस मान्यता पे आने तक की एक शक्ति है जिसे आज मैं एहसास करता हूँ हर पल हर क्षण। वो शक्ति ही है जिसने मुझे शराब के पहले जहरीले घोट से बहुत आनंद के साथ में दूर रखा है आज, और बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम एंजॉइंग। और खास करके आप लोगों के बीच में हूँ तो ये मेरे लिए एक कोई भी त्योहार से कम नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है। और खास करके इस बात के लिए मैं हमेशा ऋणी रहता हूँ, आभारी रहता हूँ, कृतज्ञ रहता हूँ कि ये मौका जो आप लोग मुझे देते हैं आत्मकथन का, मेरे अनुभवों को कथन करने का। और आज ये आत्म शांति समूह बिहार और आप सब भाई ये जो मौका मुझे दे रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। आप जानते हैं, और हर वक्त मैं इस बात को कहता हूँ कि मेरे अनुभव जो है आप ही के समान भुक्तभोगी अनुभव है। और कुछ थोड़ा बहुत मैं लाभान्वित हूँ इस कार्यक्रम के द्वारा, आप लोगों के सोहबत के द्वारा, इस कार्यक्रम की प्रक्रिया के द्वारा, स्पॉन्सर के द्वारा, और खास करके मेरे परिवार के द्वारा जिसने मुझे जीवित रखा। आज का विषय बड़ा मेरे जहन के करीब है कि बाल्यावस्था से, शिशु अवस्था से एक निरागस अवस्था, नासमझी वाली उस अवस्था से एक समझदारी की अवस्था में आना, जिसे बोला जाता है चाइल्डहुड टू मैनहुड। उस अवस्था में ही वो बात है जहां पर एक समझदारी आती है, नैतिकता की कुछ बातें मेरे समझ में आने लगती है, नीतिमत्ता समझ में आती है, एक नैतिक जीवन का या मूल्यों का, या एक सिद्धांतों वाली बात, जिंदगी के जीवन के कुछ सिद्धांत या वसूल, वो यहाँ पर ईश्वर के कृपा के तहत और उसके मदद के द्वारा और स्पॉन्सर के मार्गदर्शन के द्वारा मेरे बनते हैं। और यही वो स्टेज है जहाँ पर मेरे समान व्यक्ति को एक पुनर्जीवन प्राप्त होता है। तो ऐसा क्या है कि ये पूरी प्रक्रिया मेरे समान व्यक्ति को इतनी कठिन जाती है कि उसकी जिंदगी गुजर जाती है, और शायद ही वो इस प्रक्रिया में से पूरी तरह पार होके एक नए जिंदगी में प्रवेश कर पाता है। आप सब लोग जानते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 17 फरवरी 1988 को पहली मीटिंग करने के बाद में एक 20 साल का लंबा दौर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो बोला जाता है कि अराउंड ए
ए के इर्द गिर्द, मगर ए के साथ भी नहीं, ना जिंदगी के साथ, ना अपने साथ, ना अपनों के साथ। ये एक जबरदस्त ऐसा भाग है जहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक संघर्ष है, एक जबरदस्त लड़ाई है। अपनी पूरी इच्छा शक्ति का वापर है, अपने नॉलेज का वापर है, अपने पूरे अहम का, मैंपन का, और अपने जिंदगी में उन सब बातों का वापर, जो शायद मुझे लगता है कि यही चीज है मेरे जिंदगी में जिसका वापर करके मैं अपने जिंदगी में अपने आप की, खुद की जान पहचान बनाना चाहिए, या अपने आप को बनाए रखना चाहिए, या इसी के द्वारा मेरा वजूद है, या इसी के द्वारा मेरी जिंदगी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे समान व्यक्ति तब आता है जब कहीं से कोई एक संदेश अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मुझे प्राप्त होता है। वही मेरे साथ में हुआ। मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को नहीं खोजा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे खोजा। कई मेरे भाई ये भी कहते हैं कि उन्होंने गूगल द्वारा या किसी व्यवस्था द्वारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जानकारी ली और वो खुद अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए। लेकिन जैसे ही हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक अलग समझदारी हमारे अंदर में आना चालू होती है, जहाँ पे मेरे दृष्टिकोण में एक बदल आता है, मेरा सोचने का तरीका बदलने लगता है। एक स्तर आता है जहां से मैं उस निचले स्तर से, या जिंदगी में जहां पर मैं नीचे धंस गया था, वहां से जिंदगी में वापस आता हूँ और ऊपर एक अच्छी समझदारी में जाना चालू करता हूँ। जैसा कि एक शहर में अगर मैं रहता हूँ तो मेरी नजर जहां तक दौड़ती है उतना ही मुझे दिखता है, लेकिन उसी शहर के आजू बाजू में कहीं पे एक आध पहाड़ी है, और वो पहाड़ी पे मैं चढ़ना चालू करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ, मेरा दृष्टि में और ज्यादा चीजें उस शहर की और शहर के आजू बाजू की और पूरे परिसर की आना चालू हो जाती। शायद वैसा ही कुछ है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविजन है, एक व्यवस्था है। वो ऊपर वाले की देन है। और ऊपर वाले की, क्योंकि ऊपर वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बचपन से उस शक्ति को ऊपर में ही है करके सुना था। हर कोई ऊपर में ही हाथ बताता, वो ऊपर है ना बैठा, वो है, वही सब करता है, उसी की देखरेख है, उसी के द्वारा ये जिंदगी है। वही सबका भला बुरा देखता है, वही सबको संभालता है, वो बुरे को सजा देता है। और इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि वो जो ऊपर वाला है, उसकी एक व्यवस्था है जिसके द्वारा मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये मार्ग मिलता है। करके ही बोला जाता है चुने हुए लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं। क्योंकि इस वक्त भी ऐसे कई लोग हैं जो मैं देखता हूँ कि जिस स्तर से मैं आया, वो स्तर को न समझने के कारण और नीचे धंसते गया, जिसको एक खाई बोला गया है, एक जबरदस्त बॉटमलेस पिट बोला गया है, जिसका बॉटम ही नहीं है, अंत है, पागलपन या अकाली मृत्यु। वो कभी भी हो सकता है। एक शराबी जो एक सर्वसाधारण शराब पीने वालों में नहीं बैठता, मॉडरेट ड्रिंकर नहीं है, जो मॉडरेट ड्रिंकर अपने साथ में एक निर्णय रखता है कि वो कहाँ, कब, किसके साथ, कौन सी शराब कितनी मात्रा में पिएगा, नहीं पिएगा, ये सब निर्णय उसके कायम रहते हैं। उसके बावजूद अगर उसके जिंदगी में कोई हिदायत आ जाए, कोई घटना घट जाए, वो प्यार में गिर जाए, या प्यार से संबंधित कोई व्यक्ति उसको ये कह दे कि
ये आपका शराब पीना मेरे को नहीं चलेगा, तो वो अपने शराबखोरी को पूर्णतः बंद कर देता है। उसमें उसको कोई तकलीफ नहीं होती, किसी प्रकार के उसको दिक्कत नहीं आती। मैं जो समझ रहा था कि मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ, मेरा कोटा ज्यादा है, मैं ज्यादा शराब पीकर भी ठीक रह सकता हूँ, तो वो लोग जो हैवी ड्रिंकर्स है, मेरे ही समान लोग मैं अपने आजू बाजू में पीते वक्त देखता था, उन्हीं के साथ में बैठना मैं पसंद करता था, उन्हीं की कंपनी मुझे अच्छी लगती थी। उनमें भी मैं ये सब दिखाना चाहता था कि साले तुम कुछ देर के बाद में बंद कर देते हो, मगर अपन तो अर्काट है, अखंड है, अपने अपना तो आने दो वाला काम है। तो ये जो हैवी ड्रिंकर्स है, ये भी कहा गया है कि उनके जीवन में भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, किसी प्रकार के अड़चन में वो गुजरते हैं, कोई जानलेवा हादसा उनके जीवन में घटता है, एक आध मेडिकल साइंस के एक आध ट्रीटमेंट के दौरान उनको हिदायत दी जाती है कि आपका शराब पीना आपकी जान ले सकता है, या वो प्रेम में गिर जाते हैं, या प्रेम से संबंधित कोई व्यक्ति उनको कहता है, तो वो भी अपने शराबखोरी को पूर्णतः बंद करते हैं या नियंत्रित करते हैं। उसमें उनको बड़ी दिक्कत जाती है, उनको मेडिकल साइंस की मदद भी लेना पड़ता है, उनको ट्रीटमेंट सेंटर में भी जाना पड़ सकता है, डिटॉक्स के लिए भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वो फाइनली ये बोलते हैं यार नहीं, अब मैं शराब नहीं पीता और मेरे को शराब पीने की आवश्यकता नहीं है। मगर मेरे समान व्यक्ति का क्या, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक, जिसे हमारे पुराने जाने माने साइकेट्रिस्ट दुनिया भर के, एक तो कार्ल जंग जिसे साइकेट्री का जन्मदाता कहा गया है, द फादर ऑफ मेडिसिन साइकेट्री, और डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, जिन्हें हम खुद मेडिकल साइंस का संत मानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं होता तो शायद हमारे को वो बात समझ में नहीं आती कि यार ऐसा क्या हो जाता है कि मैं इस प्रकार से पी लेता हूँ। तो ये जो दो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति कहते हैं कि कुछ लोग वो अन्य शराबियों से या शराब का सेवन करने वाले से अलग है, दे आर डिफरेंट। ये इनके साथ में जो हम बाकी लोगों के साथ में एक साइकिक चेंज लाने के लिए, मानसिक परिवर्तन लाने के लिए, एक बदलाव के प्रक्रिया में उनको ले जाने के लिए जो भी उपाय योजना हम करते हैं, उसमें हमको सफलता आई, मगर इनके अनुसार इनके समान जो भी शराबी है, उनके साथ में हमें एक भी सफलता नहीं है। तो मेरे समान व्यक्ति का क्या, मेरे समान व्यक्ति के जिंदगी में ये घोषवाक्य बन गया था, ये राष्ट्रगान बन गया था कि अब दोबारा नारे बाबा ना, जिंदगी भर हाथ नहीं लगाऊंगा। और मालूम नहीं, ये खाई हुई कसम या किया हुआ निर्धार, वो छोटा सा एक विचार जो चमक जाता था कि यार शराब पीने की एक इच्छा, एक लालसा तैयार हो जाती थी, तो मेरा किया हुआ निर्णय नाकामयाब होता था, वो हार जाता था, और पीने का विचार भारी हो जाता था। और पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से मैंने जो निर्धार किया रहता था, उसमें मेरे को नाकामयाबी आती। और एक बार जब पीना चालू हो जाता था, तो फिर तो आने दो वाला किस्सा था। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि द टाइप ऑफ ऑब्सेशन, मेरे समान व्यक्ति के दिलो दिमाग में, जहन में बैठा हुआ ये एक शराब के प्रति का आकर्षण, एक खिंचाव, एक उसका हुआ परिणाम इस कदर बैठा है कि मेरे समान व्यक्ति मरने के अवस्था में भी आ जाएगा, फिर भी बोलेगा कि यार एक आखिरी पेग पी लेता हूँ, और जाते जाते उधर जा ही रहा होगा तो थोड़ा पार्सल दे दो यार, वहां पे कहाँ मिलने वाली है, तो यहीं से लेके जाता हूँ। यानी मेरी शराब कभी भी मुझे ना मिले ऐसी अवस्था ही ना आए, यानी शराब नहीं है पीने को, या उसकी व्यवस्था नहीं होगी, ये विचार ही मेरे लिए बहुत भारी हो जाता था। ये विचार मेरे को बेचैन कर देता था, ये विचार मेरे को अस्वस्थ कर देता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में
अगर मैं जितने जल्दी इन बातों को समझना चालू करता हूँ, यानी ही एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि सर्वसाधारणतः ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संपूर्ण पराभव को स्वीकार करेगा। क्योंकि अगर मैं शराबी हूँ, तो शराबी के साथ में एक एक बात कॉमन है, वो बात है बिना तकलीफ में आए वो शराब नहीं पी सकता। वो एक घूंट पिएगा तो इतना पिएगा कि वो कोई ना कोई कांड पीट देगा, किसी ना किसी प्रकार से तकलीफ में आ जाएगा, जो करना नहीं चाहता वो कर बैठेगा, बाद में पश्चाताप करेगा, बाद में गिल्ट में जाएगा, रिमोर्स में जाएगा, बाद में जो बिल बोलता है कि नो वर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी मैं किसी शब्दों में इसका बयान नहीं कर सकता था। रिमोर्स, एक खालीपन, अकेलापन, जबरदस्त पीड़ा, सब तरफ से मैं टूट गया हूँ, कहीं मैं नहीं हूँ। पूरी तरह से मेरे ऊपर शराब ने अपना अधिकार जमा लिया है, उसने मेरे को अपने कब्जे में ले लिया है। अब मैं शराब को नहीं पी रहा हूँ, शराब ने मुझे गुलाम बना लिया है। ये अवस्था जहाँ पे मैं बेबस हूँ, तो ये शारीरिक प्रक्रिया जो है वो इनरिवर्सिबल है। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ पर एक ही उपाय है, अभी जो मेरे दिनेश भाई बोल रहे थे, वन डे एट अ टाइम, नॉट टेकिंग दैट फर्स्ट ड्रिंक। अगर मैं शराब का पहला घूंट नहीं लेता हूँ, तो मेरे पास में दूसरे कुछ अपॉर्चुनिटीज, संधियां या कुछ विकल्प खुलेंगे, जिसके द्वारा मैं बाकी जीवन के मेरे क्षेत्रों को ठीक करने के लिए कहीं पे तो भी एक साधन या सामग्री या विचार मेरे साथ में आ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो बोली गई है कि फिजिकल अब्स्टिनेंस मेरे लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बहुत एक व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था दी है, फेलोशिप दी है, मीटिंग्स दी है, अनेक स्लोगन्स दिए हैं, हौसला अफजाई दी है, आशा दी है, भरोसा दिया है। लेकिन जो बहुत सारे प्रोमिसेस अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलते हैं, या अल्कोहलिक्स अनोनिमस जिसके वादे करता है मेरे से कि मुझे एक नए स्वातंत्र्य और नए आजादी की अनुभूति आएगी, मुझे मेरा चित्त शांत हो जाएगा, मेरे गए से गए बीते हुए आ, जो अनुभव है वो उनको मेरे को छिपा के रखने की या बढ़ा चढ़ा के बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जितने भी प्रोमिसेस, ये एक जो बोला गया है कि दर्द में से गुजर कर, दर्दनाक प्रक्रिया में से गुजर कर मुझे मेरे जिंदगी में लागू होने वाले हैं, उससे भी बहुत ज्यादा प्रोमिसेस कि मेरा संघर्ष ही खत्म हो जाएगा, मेरे कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएंगे, मेरा ये जानलेवा ऑब्सेशन, मेंटल ऑब्सेशन, ये लिफ्ट हो जाएगा, मुझे मेरा मेरे अंदर में एक समझदारी आएगी। ये एक प्रॉमिस है जो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड, मैं एक बाल्यावस्था से एक प्रौढ़ावस्था में मेरा स्थलांतर हो जाएगा। मैं जो कभी भी जिंदगी में वहां जा नहीं पाया, वो एक समझदारी के क्षेत्र में मेरा मेरे जीवन का एक भाग आएगा। ये जो है, ये मेरे जिंदगी में क्या था कि इस पूरी प्रक्रिया में, जब तक मैं इस पूरी प्रक्रिया को समझा नहीं, अपनाया नहीं, वही बोला गया है कि आधे अधूरे मार्ग पर चल के हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। हम एक ऐसे मुकाम पे आते हैं, टर्निंग पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे हमको इस कार्यक्रम को संपूर्णतः अपने जीवन में लागू करना पड़ता है। हम में से कुछ लोग अपने पुराने ही विचारों को, पुराने ही सोच को और पुराने ही चाल चलन को जिन्होंने पकड़े रखा, उनमें चाहिए वैसा सुधार हो नहीं सका। ये क्यों मुझे, मेरे समान व्यक्ति के लिए बार बार लिखा जाता है कि हम में से कुछ लोग भावनिक रीत्या या मानसिक रीत्या बहुत ज्यादा बीमार थे, लेकिन उनमें ईमानदार होने की अगर क्षमता है तो वो ठीक हो सकते हैं, उनमें सुधार हो सकता है। ये क्यों मेरे समान आदमी के लिए लिखा गया है कि हमें आध्यात्मिक पूर्णत्व के अपेक्षा आध्यात्मिक प्रगति की तरफ जाना है, क्योंकि मेरे समान व्यक्ति इन बातों को संपूर्णतः कभी तैयार नहीं हो रहा। तो संभवतः ऐसा कौन व्यक्ति है
जो इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हो जाएगा। और बिल डब्ल्यू जो बाद में इनके ऊपर ज्यादा विस्तृत रीत्या जानकारी देता है 12/12 के द्वारा, उसके पहले वाक्य में बोलता है कि संभवतः कोई नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि संपूर्ण पराभव जो इस पूरे फेलोशिप का, इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक टैप रूट बोला जाता है, एक ऐसा मूल जहां से ये पूरी फेलोशिप तैयार हुई, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस संपूर्ण पराभव को स्वीकार करने को तैयार होगा, क्योंकि उसकी मूलभूत या इनबॉर्न जो इंस्टिंक्ट्स है, जन्मतः जो मूलभूत उसके दिए हुए बातें हैं, वही उसके आड़े आती है। तो ऐसा था कि मेरे जिंदगी में वो बातें मेरे को बहुत सुनना पड़ा कि ये गधा रह गया, ये बड़ा हो गया, मगर इसमें समझदारी नहीं है, इसको अक्ल ही नहीं है, ये इसको दिल ही नहीं है, इसको हृदय ही नहीं है, इसको इतना नहीं समझ में आता क्या। क्योंकि बार बार जो घटनाएं हो रही थी, बार बार मेरे जिंदगी में जो हादसे हो रहे थे, बार बार जिंदगी तहस नहस हो रही थी, संबंध बिगड़ रहे थे, रिश्ते नाते बिगड़ रहे थे, जिंदगी में एक तूफान था, भावनाओं का तूफान था, बहुत मायूस हो जाता था, बहुत कभी कभी एकदम से उल्लासित होके एकदम सब तरफ सब कुछ करने को देखता था, सबको खुश रखने को देखता था, सबको आनंद रखने को देखता था। तो मालूम नहीं कैसा क्या म्यूट हो गया। तो ये जो मेरे जीवन में बातें आ रही थी, जहाँ पे शराब कभी थी कभी नहीं थी, कभी जिंदगी में अच्छा था, कभी दुख था, कभी पीड़ा थी, कभी संघर्ष था, कभी आनंद था, लेकिन बात एक ही आ रही थी, यार ये आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये आदमी कब क्या कर डालेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आई वॉज इमोशनल डायनामाइट, मैं तो एक साला हथगोला बन गया था। मैं कौन से टाइम पे क्या कहाँ पे वो हथगोला डाल दूंगा और क्या हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरे स्वभाव के, व्यक्तिमत्व के, मेरे चाल चलन के कुछ बातें हैं जो बिल डब्ल्यू एज बिल सीज इट के पहले पन्ने पे लिखता है। पहले पन्ने पे बिल डब्ल्यू लिखता है कि क्या शराब की दूरी ये या अल्कोहलिज्म के संबंध में, वो ये बात लिखते हुए बोलता है कि क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संबंध या उसका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ अल्कोहलिज्म में ही है, शराब से पीड़ित लोगों के साथ में ही है, या अल्कोहलिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के उनके उसी एक बात के लिए है। तो वो लिखता है दैट ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। वी हैव टू गेट ओवर ड्रिंकिंग इन ऑर्डर टू स्टे अलिव। अगर मैं नहीं पीऊंगा तो ही मैं जिंदा रहूंगा, अगर पीऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अगर मैं उस कैटेगरी में आ गया हूं जहां पर एक रियल अल्कोहलिक बोला जाता है, या एक अट्टल बेवड़ा, या एक असल बेवड़ा, या एक वो शराबी जिसके साथ में ये फिजिकल एलर्जी तैयार हो गई है, वो फिजिकल एलर्जी उसको चैन से बिना तकलीफ में गए शराब पीने ही नहीं देंगी। उसका शरीर अब उस लायक नहीं रहा, वो उस व्यक्ति के समान है जिसके पैर कट गए, जिसको नए पैर आ नहीं सकते। और करके वो लिखता है कि वी हैव टू गेट ओवर ड्रिंकिंग इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, बट एनीवन हु नोज द अल्कोहलिक पर्सनैलिटी, अल्कोहलिक पर्सनैलिटी, अब ये पर्सनैलिटी वाली बात आ गई यार, अब व्यक्तिमत्व वाली बात आ गई, अब मेरे चाल चलन की बात आ गई, मेरे खुद के सोच की, विचारों की, मेरे आइडियाज की, मेरे मान्यताओं की, मेरे बिलीफ्स की बात आ गई। My first-hand contact knows that no true alkie ever stops drinking permanently
without undergoing a profound personality change. इस प्रकार का एक शराबी जिसको पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, उसका ड्रिंकिंग प्रॉब्लम उसके पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, उसकी पर्सनालिटी वो खुद एक समस्या बन चुका है, उसके विचार, उसके सोच, उसके आइडियाज, उसके बिलीफ्स इस कदर एक हार्डकोर व्यक्ति के समान कि वो मर जाएगा मगर अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को, अपने बिलीफ्स को बदलने को तैयार नहीं होगा। और कार्ल जंग बोलता है उस वक्त, जो हम कहते हैं कि कार्ल जंग ने रोनाल्ड एच को बताया जब उसने बड़े शिद्दत से पूछा कि टेल मी द ट्रूथ डॉक्टर, मुझे बताओ, सच बताओ, मेरी मेरी मेरा पैसा पानी, मेरा मान्यता, मेरा धर्म, मेरे खुद के वसूल, मेरी जानकारी कुछ भी काम में नहीं आ रहा, तो क्या हुआ है मेरे साथ में, क्या 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 मेरे, मैं ऐसा ही मरने वाला हूँ पी पी के। तब उसने बोला कि हाँ, यू आर होपलेस, लेकिन एक है बात, अगर उसने और एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के रोनाल्ड एच को दे दिया रहता कि ये ले, ये गोलियां ले और जा, और उसने ये बात नहीं कही रहती तो आज हमारा ये धरोहर नहीं बना रहता, ये शराबियों के लिए शराबियों की सोहबत नहीं बनी रहती, ये मेरे को वारसी हक जो मिला है, मुझे जो हकदार बनाया है वो नहीं मिला रहता, मेरे को जिंदगी जीने का एक जो मौका दिया गया वो नहीं मिला रहता। और उसने कहा कि कुछ लोग हैं जिनकी पुरानी सोच, पुराने आइडियाज, पुराने चाल चलन, पुराने विचार एकदम से कास्ट असाइड हो जाते हैं, उनको एकदम से बाजू में सडनली दे आर कास्ट असाइड, एंड उसकी जगह एक नया पूरा प्रोग्राम आ जाता है, उनका रिप्रोग्रामिंग हो जाता है, उनका एक अच्छे वर्जन का प्रोग्राम उनमें आ जाता है। मैं ये अपनी तरफ से बात बोल रहा हूँ, यानी उनकी नई आइडियाज, नई सोच, नए विचार, नई जीवन पद्धति वो अपना लेते हैं। वो पुराना फर्नीचर निकल जाता है, टूटा फूटा गला फर्नीचर, और उसकी जगह एक नया फर्नीचर आता है। वो प्रोग्राम जो काम नहीं कर रहा, वो प्रोग्राम निकल जाता है, और वो प्रोग्राम जो काम करता है वो उनकी जिंदगी में आ जाता है। ऐसा कुछ तेरे साथ में हुआ तो कुछ हो सकता है। और यही बात बिल डब्ल्यू लिखता है अपने शब्दों में, अपने अनुभव में, भुक्तभोगी अनुभव में, और जिसके द्वारा उसको लाभ मिला, वो लाभान्वित हुआ, वो लाभ दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो लिखता है, और इसीलिए वो डॉक्टर का वो मत देता है। जो डॉक्टर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में प्रशंसा करता है, प्रशस्ति पत्र देता है, एक लेख लिखता है, वो लेख जिसमें वो बोलता है कि ये जो लोग हैं ये बड़े बड़े दिल को तोड़ने वाले हैं, इनको दिल ही नहीं है। जो बात दुनिया वाले बोल रहे थे, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि ये तो राक्षस बन गया है, इसको तो जिंदगी का कोई एहसास ही नहीं है, ये जिंदगी के बारे में कुछ समझ ही नहीं रहा, इसको रिश्तेदार के संबंधों का कोई ख्याल ही नहीं है, इसको अपने बाल बच्चों का ख्याल नहीं है, इसमें समझदारी नहीं है, इसमें मैच्योरिटी नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये जो बात बार 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 उस 20 सालों में और 20 सालों के पहले, जहां मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी रिलैप्सेस हुए, शराब की दूरी मिली, लेकिन ये क्या था कि जो टैप रूट बोला गया है कि संपूर्ण पराभव के बिगर, मेरी या शक्तिहीनता की पूरी मान्यता के बिगर मेरा एम्पावरमेंट नहीं आता, मेरा साथ में वो दूसरी शक्ति काम करना नहीं चालू करती। ये जो कंडीशन है जहां पे आइदर आई हिट द बॉटम, और मैं समझदार हो जाता हूँ, थोड़ी बहुत समझ मेरे को आती है, थोड़ी जागरूकता आती है, जो थोड़ी सतर्कता आ जाती है, मैं होशबंदी में आ जाता हूँ, मैं इस जानकारी के द्वारा एकदम से हिल जाता हूँ और बोलता हूँ अरे बाप रे, ऐसा है क्या भाई, मेरा इतना हो गया, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा और मुझे नीचे जाना नहीं। कहाँ नीचे जाना नहीं, नैतिकता में, नीतिमत्ता में, नैतिक मेरे मूल्यों में, जहां मैं नैतिकता में गिरता हूँ, मैं अपनी जिंदगी के स्तर को नीचे लेके जाता हूँ। और यहीं पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि मेरी वो अस्ता व्यस्तता आती है जहां पर मेरे जिंदगी में रिश्ते नाते संबंध बिगड़ना चालू हो जाते हैं, एक भावनिक उद्रेक आता है, मैं स्थिर चित्त नहीं हो पाता,
मैं हमेशा दुखी, कष्टी, हमेशा पीड़ित रहता हूँ, हमेशा जिंदगी के प्रति नाराज रहता हूँ, अपनी उपयोगिता को खो देता हूँ। एक निष्क्रिय जीवन मेरा चालू हो जाता है। मेरा जीवन में ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। हर वक़्त मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं यार ज़िंदगी जी के, इससे अच्छा तो मर जाने को हो ना। ये जो मेरे साथ में बार-बार, बार-बार ये ट्रबल्स चालू हो जाते हैं, समस्याएँ चालू होते हैं, कि पर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ जाती है, इमोशनल नेचर पूर्णतः मेरे को समझ में नहीं आता, लोगों को समझ में नहीं आता कि इसको भावनाएँ तो भी है क्या? इसको कुछ संवेदनाएँ हैं? इसको हमारा दुःख क्यों नहीं दिखता? उस उन बच्चों में का वो डरे हुए बच्चे और उनके आँखों में का वो भय और उनके ज़हन में निर्माण हुई असुरक्षितता क्यों नहीं समझ में आती? ये हर हमेशा दुखी और कष्टी और ऐसे ही जीवन का एक डिप्रेशन का अ, शिकार क्यों हो जाता है? और एक वक़्त आया जब मेरा काम करना कोई मायने नहीं था, सिर्फ़ पीने के लिए काम था और काम के लिए पीना था। मैं जानता था कि मैं काम नहीं करूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा के नहीं लाऊँगा, तो मेरे पीने की व्यवस्था नहीं होंगी। मैं कल्पना में रहता था। कभी-कभी तो ये भी सोचता था कि इतना पैसा आ जाए, साला कहीं से लॉटरी लग जाए, एक आध बड़ा साला हाथ मार दूँ, कहीं पे जुआ जीत लूँ और इतना पैसा आ जाए कि एक आध बेटी खरीद लूँ। वो बेड पे कोई नहीं रहे, मेरी सुंदर-सुंदर परियां रहे, शराब रहे, मेरी मौज-मस्ती रहे। ये क्या समझदारी थी? ये क्या अंडरस्टैंडिंग था? ये क्या रियलिटी थी? ये क्या ट्रुथ था कि मैं कहीं पे तो भी कल्पना विभोर हो गया था, कल्पना में ही जी रहा था, कल्पना को ही सच मान रहा था, उसी को अपनी सच्ची ज़िंदगी समझ रहा था और वही डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ बोलता है कि उनको अपनी शराबी जीवन ही वास्तविक जीवन लगते रहता है। वो बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, असमाधानी हो जाते हैं जब तक वो उस शराब के पहले घूँट को नहीं पीते, जो तुरंत उनको वो समाधान दे देता है, वो शांति दे देता है, वो स्थिरता देता है, जो उनको अस्वस्थ करती है। यानी ही बाद में मुझे समझ में आया कि अगर मैं शराबी हूँ, अगर मैं पावरलेस हूँ, क्योंकि वो अवस्था मेरी ज़िंदगी में आई जहाँ पे बिल डब्ल्यू साहब बोलते हैं, "व्हेन वी बिकेम अल्कोहलिक, क्रश्ड बाय सेल्फ इम्पोज्ड क्राइसिस।" ये मैंने खुद ने लाया हुआ एक तूफान था। मेरे इच्छाओं का तूफान था, मेरी मान्यताओं का तूफान था, मेरे सोच का तूफान था, मेरे चाल-चलन का तूफान था, मेरे मैंपन का तूफान था। ये तो वो एक्टर था जो कभी-कभी बहुत उदार हो जाता था, बहुत समझदार हो जाता था, अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता था। सब ठीक हो जाए, ये दुनिया पूरी स्वर्ग बन जाए, यहाँ पर किसी के साथ में कोई बुरा ही ना हो, सबको मैं अपना लूँ, सब अगर मेरी बात सुनेंगे, मेरे को समझ लेंगे, मैं जैसा कहता हूँ वैसा अगर चलेंगे, तो दिस लाइफ विल बी अ वंडरफुल थिंग। लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर मेरे साथ में दूसरा ट्रेक भी था, दूसरी बाजू भी थी कि मैं चिढ़ जाता था, भाड़ में जाओ तुम सब लोग, तुमको जो करना है करो, मेरे को मत पूछो, मैं उसमें नहीं हूँ। ये सब मेरे व्यक्तिमत्व के अनेक रूप थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में आज जो मेरा टॉपिक है कि चाइल्डहुड टू मैनहुड, एक चाइल्डिश नेचर, एक बच्चे वाला स्वभाव, ये आया कहाँ से? अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि मेरा सिर्फ इतना मानना कि मैं शराबी हूँ, यानी ही आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होता यार, क्या हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यार, कोई तो भी मेरी मदद करो यार, मेरे को बताओ क्या करूँ मैं मेरे को बचा लो यार। ये जो मैं बार-बार बोल रहा था, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स, 15 एसिडी शॉक, 5 बार डी-एडिक्शन सेंटर, खुद का धंधा कौड़ी मोल भाव से निकल गया, नौकरियाँ की वहाँ पे टॉप तक गया। लोग बोलते थे यार क्या आदमी है, क्या गुणवत्ता है इसमें, क्या क्षमता है, क्या एनर्जी है, क्या काम करता है। मगर हर वक़्त कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता था, संघर्ष आता था, किसी से तो भी लड़ाई होती थी, कहीं पे तो भी नाराज़गी आ जाती थी, कहीं पे फिर वाद-विवाद चालू हो जाते थे, कहीं पे फिर से एक संघर्ष आता था और वहाँ पे अस्वस्थता आई, चिड़चिड़ापन आया, असमाधान आया।
कि भाड़ में गया सब। मैं हिट विकेट हो जाता था, मैं विकेट फेंक देता था, मैं मैदान में बना नहीं रह पाता था। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है एक नॉट आउट इनिंग्स खेलने वाला व्यक्ति है, यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि मेरे समान शराबी एक परमानेंट सोबराइटी हासिल कर सकता है, नॉट आउट इनिंग्स खेल सकता है। वहां पे ये मेरी विकेट क्यों चले जाती थी, क्यों मैं विकेट फेंक देता था, क्यों मैं हिट विकेट हो जाता था, क्यों मैं मैदान छोड़ के निकल जाता था? वही चाइल्डिश नेचर, वही एक मैं जैसा बोलता हूँ वैसा, नहीं तो मैं मेरा सामान लेता हूँ और जा रहा हूँ। एक बच्चा जिसके पास में क्रिकेट का सामान है, उसके माँ बाप ने खरीद के दिया है, वो लेके निकलता है बाहर, आजू बाजू के सब बच्चों को ले लेता है, फिर उसके ही रूल्स, उसके ही रेगुलेशन, वो जैसा बोलेगा वैसे ही, हाँ हाँ तू नहीं बॉलिंग डालना, हाँ हाँ, नहीं बैटिंग को है ना मैं ही जाऊंगा, मैं बैटिंग, मैं आउट नहीं था, ये इसने गलत बॉल डाला, ये सब उसके ही रूल्स चलते हैं। ये वही एग्जाम्पल है जो बिल डब्ल्यू वो नाटककार का देता है कि क्या है मेरी बीमारी। मेरी बीमारी शराब नहीं है, शराब ने मेरी बीमारी को उजागर किया। इट वॉज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ माय इनवर्ड डिजीज, डीप रूटेड कैरेक्टर डिफेक्ट्स बोला गया है, ये पर्सनालिटी प्रॉब्लम बोला गया है, ये एडिक्टिव पर्सनालिटी बोला गया है, ये एक्सट्रीमिस्ट नेचर वाला एक पर्सन बोला गया है, एक ड्यूअल पर्सनालिटी, एक दोहरा व्यक्तित्व, बाहर में एक अंदर में एक वाली बात। एक मेरे थिंकिंग में, मेरे इरादों में, मेरे मोटिव्स में, मेरे सोच में कहीं पे तो मैं हर वक्त गड़बड़ी, हर वक्त कुछ ना कुछ चाल चाल रहती थी, हर वक्त कहीं पे तो कुछ तो भी एक गेम रहता था, एक एक मेरे मोटिव में कहीं पे तो भी पहले से ही अपने अपने फायदे की, अपने अपने खुद के स्वार्थ की कोई तो भी बात रहती। और ये इतना जबरदस्त था कि हट्टी जिद्दी, डिफायंस, डिनायल और रिबेल, एकदम से बंडखोरी, एकदम से जाओ मेरे को नहीं होना, ये बचपन से मेरे साथ में था। कई बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य बोलते हैं कि आई वॉज बॉर्न अल्कोहलिक। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि मेरे में ऐसी कुछ कमतरता रह गई थी, एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह गया था। वो जो बिल डब्ल्यू मेरे बारे में लिखते वक्त कई बार कई शब्दों का प्रयोग करता है, वो बोलता है शॉर्ट कमिंग, कैरेक्टर डिफेक्ट, सीन्स। तो ये शॉर्ट कमिंग था, ये मेरे अंदर में कुछ कमतरता रही रह गई थी, एक कमीपना रह गया था। आज उसको मैं बोलता हूँ होल इन द सोल, मेरे दिल में। क्योंकि दिल की बात इसलिए कर रहा हूं मैं कि मेडिकल साइंस या पूरी कायनात दिल के धड़कन के द्वारा एक व्यक्ति जिंदा है या मर गया है ये समझती है करके। यानी मेरा जीवन जहाँ पे चालू होता है, जिंदगी जिसके द्वारा चलती है, जिंदगी को चलाने वाली जो एक प्रक्रिया है जो इस शरीर को मिली, उसमें कहीं पे तो भी कमी रह गई। उसको बहुत सारे लोग बताते वक्त बोलते हैं एक ब्लैक होल, एक सोल में एक खालीपन और वो कमजोरी। मेरी कमजोरी एग्जैक्टली क्या है, मेरी कमतरता क्या है? और यहाँ पर मेडिकल साइंस बोलती है कि एक शराबी के साथ में एक चाइल्डिश नेचर होता है, वो बहुत इमोशनली सेंसिटिव होता है और उसमें एक फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी होता है। इस चाइल्डिश नेचर को और ज्यादा मेडिकल साइंस अगर डिफाइन करने को जाती है तो आपको गूगल पे सर्च करके, या बहुत सारे हमारे शेयरर्स इस बात को शेयर कर चुके हैं, किंग बेबी सिंड्रोम। और ये किंग बेबी सिंड्रोम उस चाइल्डिश नेचर का भाग है जो मेरे अंदर में मैच्योरिटी नहीं आने देता, मेरे अंदर में समझदारी नहीं आने देता, मेरे अंदर में डिफायंस रहता है, मेरा मैंपन रहता है, मैं करूँ वो पूर्व दिशा रहता है, मेरे भी हिसाब से हुआ तो ठीक, वरना मैं कोई चीज अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होता। मुझे मेरे, मैं जो चाहता हूँ वही उत्तर होना, मेरे को मेरे ही मुताबिक लोग मेरे जिंदगी में होना, मैं जैसा समझता हूँ वैसे ही सब में बर्ताव करने को होना, बोलने को होना। ये था मेरा वो साम्राज्य, जो साम्राज्य मेरे से छीना गया और मेरे को जन्म दिया गया। यानी
मैं इस जिंदगी में आया, तब तक मैं माँ के पेट में एक ऐसा ये था कि माँ को भी मालूम नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, उसके भी ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो गरोदर हुई, उसने कहा कि अभी मैं शायद गरोदर हूँ, कोई जीव मेरे अंदर में है। और जब मैं कुछ हालचाल करने लग गया, तब माँ ने कहा पक्का पक्का वो मेरे अंदर में है। अब ये जो बच्चा अंदर में था, इसको नाम नहीं था, इसको स्वरूप नहीं था, इसको आकार नहीं था, कोई इसको जानता नहीं था, लड़का है कि लड़की है कि क्या है क्या नहीं। और ये अपने उस दुनिया का राजा था। वो जब चाहे सोता था, जब चाहे उठता था, जब चाहे उसको जो होना वो मिलता था। वो बड़ा खुश था। और इसीलिए एक ही प्राणी ऐसा है, मनुष्य प्राणी, जिसको एक नैसर्गिक प्रक्रिया द्वारा माँ जब जन्म देती है, ताकत लगा के उसको बाहर निकालना पड़ता है। बड़े बड़ी कष्टदायक पीड़ा में से माँ गुजरती है। और जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है, वो रोता है। मैं भी रोया था, क्योंकि मेरे को मेरे साम्राज्य में से बेदखल कर दिया गया था। अब ये साम्राज्य में से जो मेरे को निकाल दिया, वही साम्राज्य दोबारा पाना है, यानी शक्तिशाली बनना है। क्योंकि शक्तिशाली लोग ही इस दुनिया में टिकते हैं, कमजोर का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कमजोर तो बन ही नहीं पाते। ये भी मैं सुनते गया और करके उस शक्ति को पाने के लिए, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता थी, वो मेरी है, मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार का क्षेत्र है। वो या तो वो मेरा था तो मैंने कभी किसी के साथ में बांटना उचित नहीं समझा, और मेरा नहीं था तो मेरा कैसा बनेगा, इसके पीछे मैं लग गया। या तो मैं सामने वाले से कुछ सौदा करके उसको पाना चाहता था, अगर सौदा करके नहीं होता तो मैं अपने तरीके से उसको पाना चाहता था। मैं छीना-झपटी करना चाहता था, मैं कपट करना चाहता था, मैं हर वो तरीका अपनाना चाहता था, जो तरीके द्वारा वो चीज़ मेरे तक आ जाए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को इन बातों से आगाह करते हुए बोलती है कि ये जो मेरा अल्कोहलिज़्म है, ये जो मेरा एक रवैया है बर्ताव का, ये जो मेरा कैरेक्टर बन गया है, ये जो मेरी एक पर्सनैलिटी तैयार हो गई है, ये जो मैं अपना रहा हूँ इस ज़िंदगी में, अपना बना रहा हूँ, और जिसके द्वारा मैं जाना जा रहा हूँ कि ये यार सच बोलता ही नहीं, झूठ ही बोलता है हमेशा, ये फँसाता है, ये दिए हुए समय को पालता नहीं है, ये अपने स्वार्थ से जीता है। और धीरे-धीरे जब शराब आई, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ। ये चीजें उभर कर सामने आई। मेरा वो मूल स्वभाव जो बन रहा था, वो खुलकर बाहर आने लगा। अब मेरी भिड़ंत निकल गई थी। अब तो मैं दुनिया को फाटे पे मार रहा था। अब तो मैं बोल रहा था तुमको क्या करना है करो, मैं तो ऐसा ही हूँ। और यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बोला, साइकियाट्रिस्ट ने बोला, साइकोलॉजी ने बोला कि टोटल प्रोफाउंड चेंज। अब चेंज की आवश्यकता थी। यहाँ पर BW साहब अनुभव के द्वारा बोलते हैं कि, और विलियम डी सिल्कवर्थ भी बोलते हैं, सब बातें सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि मियर मॉरल कोड ऑफ लिविंग, यानी अगर मैं अपने साथ में कुछ नीतिमत्ता ठहरा लूं, नैतिकता ठहरा लूं, एक जीवन जीने का तरीका ठहरा लूं, तो उतना काफी नहीं है, उतना काफी नहीं है। मैं खुद अपने आप को अच्छे विचारों को साथ में जोड़ के वो पुरानी राह को छोड़ के नए राह पर आने को जो प्रयत्न करता हूँ, उतना काफी नहीं, उससे बढ़कर कुछ तो भी होना। खुद डॉक्टर असहाय फील करता है, हार्ट अटैक देता है, बोलता है कई लोगों के साथ में मुझे जो यश मिला ना, वो इन लोगों के साथ में कभी नहीं मिला। मेरा ज्ञान विज्ञान, मेरा नॉलेज, मेरी प्रैक्टिस यहाँ पे धरी की धरी रहेगी। ये ऐसे लोग हैं जो बड़े पीड़ादायक होते हैं, जो अ, हमारे समान व्यक्तियों के दिल को तोड़ देते हैं। और इन लोगों के साथ में मैं संबंध भी नहीं बना पाया, इनके विश्वास को भी नहीं जीत पाया। ये खुलकर कभी मेरे साथ में बात भी नहीं कर पाए, और इनमें वो बदलाव मैं ला नहीं सका। दे आर अनफॉर्चुनेट सोल, यानी विधान लिख दिया गया था, एक विधान डॉक्टर्स द्वारा, हर जाने माने व्यक्ति के द्वारा, कि ये तो गया, ये वापस नहीं आ सकता, ये जिंदगी में नहीं आ सकता। और करके ये प्रोविजन या ये प्रोविडेंस, जिसको ईश्वरीय देन बोला गया है, कि ये व्यवस्था
अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बंदा, वो BW को, हमारे को फाउंडर को वो 3 जानकारियां मिलना कि उसका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और प्रैक्टिकली उस सॉल्यूशन को अपने जिंदगी में लागू कैसा करना है। बिल साहब भी बड़े तकलीफ में से गुजरे, वो भी बहुत पीड़ा में से गुजरे, उनको भी बड़ी तकलीफ हुई कि वो भी ये नहीं समझ पाए कि कैसा करना, क्या करना। वो भी आखिरी में अपने अनुभव में ये लिखते हैं कि वो खालीपन, वो अकेलापन, वो जबरदस्त पीड़ा, वो रिमोर्स, वो आत्मग्लानि किस प्रकार जबरदस्त थी, कैसा वो जबरदस्त भाग था मेरे जिंदगी का, जहां पर मैं अंदर में धंसते जा रहा था। वो फर्स्ट स्टेप, टोटल डिफीट, कंप्लीट सरेंडर, जहां पर मैं पूर्णतः हार मानना चालू करता हूँ। वो भाग, जबरदस्त भाग, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब तक नहीं आता, और टैप रूट बोला गया है, जहाँ पे मैं हार मानता हूँ, शक्तिहीनता को कबूल करता हूँ, शक्ति की कमतरता को कबूल करता हूँ, मेरे पराभव को स्वीकार करता हूँ, वहीं से मेरी जीत चालू होती है, वहीं से एक बदलाव की प्रक्रिया चालू होती है, वहीं पे एक एम्पावरमेंट आता है। वो पावर गेम जो मैं अपने जिंदगी में हर वक्त करने को तैयार था, हर वक्त करना चाहता था, वो पावर गेम यहाँ पे खत्म होता है, और एक दूसरी पावर मेरे को एम्पावर करती है। वो पावर मेरे जिंदगी में आ जाती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में यही अवस्था को BW वी एग्नोस्टिक में लगता है। When we became alcoholic, crushed by a self-imposed crisis, we could not postpone or evade. We had to fearlessly face the proposition. ये प्रपोजिशन मेरे सामने बहुत बार आया, बहुत बार मैंने कहा ईश्वर की कृपा है, बहुत बार मैंने कहा ऊपर वाले की कृपा है, बहुत बार मैंने कहा भगवान की कृपा है, बहुत बार मैंने कहा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर के कारण मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि कोई तो भी शक्ति है। और बार बार शराब ने जब मेरे को तोड़ा, मारा, गिराया, एक रैपेशियस डेप्टर करके उसने मेरे को निचोड़ डाला, तब मैंने इस बात को माना कि आइदर इट इज बॉटल और गॉड। या तो मेरा वो प्रताड़ित जीवन, या नहीं वो प्रताड़ित जीवन क्या था? वो प्रताड़ित जीवन था अपनी चेतना को पूर्णतः खो देना, अपने संवेदनाओं को मार डालना, अपने होशमंदी को मार डालना, अपने होशो आवाज को खो देना, अपने उन धड़कनों को सुनना बंद करना, अपने जीवित होने को ही खत्म करना। यानी जो बोलते थे लोग कि यार ये जिंदा है क्या, इसको मनुष्य बोलेंगे क्या, ये जीवित है, ये इंसान है, इसको इंसानियत है बोल सकते क्या, इसको अपने माँ बाप का ख्याल नहीं, इसको अपने भाई बहनों का ख्याल नहीं, इसको अपने बच्चों का ख्याल नहीं, इसको अपने पत्नी का ख्याल नहीं, इसको क्या बोलना, इसको ये तो यार, इसको क्या बोलेंगे, ये तो पी के पड़ा है, जाने दो इसको क्या बोलना। और करके ही एक शराबी को, एक पापी, एक प्रकार से एक शाप के रूप में देखा जाता है। ये पैदा क्यों हुआ? आज भी समाज में ये मान्यता इसीलिए बनी है कि मेरे समान व्यक्ति न चाहते हुए भी अपने जिंदगी में हर किसी के दिल को तोड़ता है, जहन को तकलीफ देता है, उसके जिंदगी में एक तूफान लाता है, और तूफान लाने के बावजूद भी उसको समझ में नहीं आता, उसके पास में कोई उपचार नहीं रहता, वो अपने आप को बचा नहीं पाता, वो अपने घर वालों को, घरदार को, अपने काम धंधे को, अपने नौकरी को, अपने आत्मसम्मान को, यहाँ तक अपने खाने को भी बचा नहीं सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को इसी अवस्था से आगाह करता है, क्योंकि यही से मेरे बदलाव की प्रक्रिया चालू होती है, वो समझदारी की प्रक्रिया चालू होती है, वो मान्यताओं की प्रक्रिया चालू होती है, वो विचारों की प्रक्रिया चालू होती है। जब मेरे मान्यताओं में बदल आता है, जब मेरी नई आइडिया मैं लेना चालू करता हूँ, जो खुला मन आता है, जब मैं सत्य को स्वीकारता हूँ, मैं गेम नहीं खेलता, मेरे मोटिव्स चेंज हो जाते हैं, मेरे इरादों में फंसा दे के, धोखा देने के इरादे खत्म हो जाते हैं, जहां पे वो ऑनेस्टी धीरे से मेरे अंदर में आती है, वो नम्रता मेरे अंदर में आती है, मेरे ईगो डिप्लेशन की शुरुआत होती है, मेरे अहम की शुरुआत होती है, अहम के टूटने की शुरुआत होती है। मेरा वो जो कवर था, जो एक बीज के ऊपर एक कवर होता है,
जो टूटता नहीं है तो वो मूल नहीं निकलता। वैसे ही मेरा यह अहम का गुब्बारा जब तक पंचर नहीं होता तब तक मेरे सुधार के प्रक्रिया की एक जो मूल है वो चालू नहीं होता। अब उस मूल को खत पानी होना, उसको देखने वाले लोग होना, उसको संभालने वाले लोग होना, हौसला अफजाई करने वाले लोग होना, आशा देने वाले लोग होना, उसका ध्यान रखने वाले लोग होना, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप करती है, जो स्पॉन्सर करता है और वो मुझे उस ताकत से जोड़ने की कोशिश करता है, डायलेमा ऑफ पावर को निकालने की कोशिश करता है, जो बिल साहब बोलते हैं कि ये पूरी किताब, ये पूरी धरोहर इसीलिए बनी है ताकि हम आपका उस पावर के साथ में संबंध जोड़ सके। वी विल अनेबल यू टू हैव दैट पावर। कितनी बार कितने बातों की सिद्धता दी है उन्होंने, कितने बार उन्होंने ये कहा है कि विल अनेबल यू टू हैव दैट पावर इन योर लाइफ व्हिच विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब वो पावर ही तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो बोलते हैं शुरू में, बिल्कुल शुरू में प्रस्तावना में, जो जहां तक मेरे कभी गई नहीं, उनका लिखावट को मैं समझा नहीं, उसमें मेरा मन लगा नहीं, उसमें मेरा ध्यान लगा नहीं, मैं उस भाषा को कभी समझ नहीं पाया था। वो मेरे मार खाने के बाद में, मैं पूरी तरह टूट जाने के बाद में, मैं शराब ने मेरे को सबक सिखाने के बाद में, शराब ने मार मार के जब ये कहा कि जाओ उनमें बैठ, वहां वो क्या बोल रही है सुन, उस बात को अपना, उसको अपना बना ले, तब जाकर कहीं पे तो भी मैं इस बात पे आया जो बात बिल साहब शुरू में बोलते हैं कि हम प्रिसाइजली एक प्रिसीजन के साथ में पूरी तरह ठोक पीट के, जिसको हमने पूरे सार को जमा किया है, पूरे वो बातों को हमने, सबके अनुभव को एकत्रित करके एक फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाया है प्रिसाइजली, हम वो आपके साथ में रखेंगे जहां पर कोई दूसरा ऑथेंटिफिकेशन, किसी दूसरे ओपिनियन की या दूसरे सिक्का मुर्तब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुरू से ही वो बोलते हैं कि हम उन लोगों में ज्यादा दिलचस्पी लेना चाहते हैं जो इस कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित होंगे और जो दूसरे शराबियों के साथ में काम करना चालू करेंगे। अ फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक फॉर अल्कोहलिक विथ अल्कोहलिक। हम खुद शराब की मार से बचना और दूसरे शराबियों की शराब से दूर होने में भरसक सहायता करना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो प्रक्रिया है, ये बिल बोलता है कि कौन करने को तैयार होगा। सर्वसाधारण का कोई भी नहीं। कौन सी प्रक्रिया? कि संपूर्ण पराभव स्वीकार करना, एक उच्च शक्ति को ईश्वर के स्वरूप में कुछ तो भी नाम देके परमात्मा, एक परमात्मा, एक एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ पावर, एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ विजडम, ज्ञान का एक भंडार, शक्ति का एक भंडार, एक ऐसी शक्ति जो कभी खत्म नहीं होती, एक ऐसा नॉलेज जो कभी खत्म नहीं होता, एक ऐसा जबरदस्त भाग, स्रोत शक्ति का जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, जो अणु रेणु में है। बचपन से तो ये बातें सुन रहा था, बचपन में से ये सब मेरे को कहानी के रूप में या अनेक संस्कारों के रूप में देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मैंने कभी इसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैंने इसमें कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं तो अपने खुद के कर्तृत्व पे, खुद के सेल्फ रिलायंस पे काम करना चाहता था। मैं तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहता था। मैं तो एक नैतिकता का, नीतिमत्ता का, एक होशियारी का, एक जिंदगी में वही व्यक्ति टिक पाता है जो सबको सबको हरा दे, सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ले, सबके ऊपर अपना अधिकार जमा ले। और करके ही मैं वो समझदारी को खोते गया जो हमारे डॉक्टर विलियम डी बोलते हैं कि ये जो परिणाम शराब ने मेरे ऊपर किया, ये परिणाम मेरे को इतना पसंद आया। क्यों Asin, पसंद आया? Asin भाई 5 minutes more. हाँ, क्यों पसंद आया? क्योंकि ये परिणाम इतना जबरदस्त था कि मेरे भीतर में वो बातें आ गई कि जहां पर मेरा वो खालीपन निकल गया, अकेलापन निकल गया। तो दोस्तों ये जो भाग है, यहाँ से एक जबरदस्त शुरुआत होती है, एक रिगरस एक्शन की बात आती है। वो रिगरस एक्शन तब तक नहीं आती जब तक मैं ये नहीं बोलता, इस बात की मेरी तैयारी नहीं होती
जो बिल साहब कहते हैं कि मेरे लिए क्या आवश्यक है, सिर्फ इस मान्यता की आवश्यकता है। एक बात है कि क्या मैं अब ये मानता हूँ या मानने को तैयार हो गया हूँ कि मेरे से एक बढ़कर शक्ति है। ये शक्ति के बारे में मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, ये शक्ति के बारे में मैं इतना क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हाउ एंड व्हाई को समझेंगे, दिस इज हाउ एंड व्हाई ऑफ इट, जहां पर वो नाटककार का उदाहरण दिया गया है, जहां पर उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि सेल्फ विल, खुद की इच्छा से चलाया हुआ जीवन कभी भी उसमें यश नहीं आ सकता है। जहां पे सेल्फ रिलायंस फेल होता है, जहाँ जहाँ पे विद्वत्ता काम में नहीं आती, जहाँ पे सेल्फ नॉलेज खत्म हो जाता है, जहाँ पे स्वयं सिद्धता खत्म हो जाती है, यानी ही सबसे बड़ी बात अकर्ता की। जब तक मैं करता हूँ इस जीवन में, मैं करने वाला हूँ, मेरे को करना है, मैं मीटिंग जा रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, मैं अपने घरदार को चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं मेरे को उलझा देता है। और मेरे जिंदगी में वो समझदारी, लोगों के प्रति एक चर्चा, मैं अपनी ही बात मनवाने को देखता हूँ, उसमें स्वार्थ आ जाता है, बहुत सारे डर आ जाते हैं, स्व केंद्रित प्रवृत्तियां आ जाती है, सेल्फ सीकिंग आ जाता है, वो सब बीमारी का भाग आ जाता है, जो मेरे को बार बार अपने जिंदगी के स्तर को गिराता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जिस दिन भी मैं ये बोलता हूँ कि यू आर द फादर, आई एम योर सन, कोई भी छोटी सी संकल्पना, कहीं पे भी छोटा सा विचार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जिस प्रकार से हार ही मेरे जीत को लेके जाती है, वैसा ही आध्यात्मिक शून्यता ही मेरे को आध्यात्मिक अनुभव की तरफ लेके जाती है। जब तक मेरे को आध्यात्मिक शून्यता क्या है, वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी क्या है, ये जब तक समझ में नहीं आता, तब तक मेरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है ये समझ में नहीं आएगा। और मेरे को अगर कोई बचा सकता है तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही बचा सकता है, ये आध्यात्मिक अनुभव ही बचा सकता है। जो आध्यात्मिक अनुभव सिर्फ फेलोशिप में रहने से नहीं आएगा, जब तक मैं अपने जिंदगी में वो सब बातों को खंगार खंगार के वो जहर को नहीं देखूंगा। और वो चौथा कॉलम मेरे स्टेप में का, पर्सनल इन्वेंटरी में का, खोजबीन में का, वो प्यूरिटी के तरफ जाने का, वो ट्रस्ट जब आएगा, ट्रस्ट गॉड, कि अब गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव, जहां तक वो है तो मेरी जिंदगी बची थी। मैं कभी भी अपने होशो हवास में भी नहीं था, तब भी मेरी जान बची थी, धड़कने चालू थी, नफ्स चालू था, मेरा नाम ये वो चले गया, मेरे को कोई पहचानने वाला नहीं, लेकिन फिर भी मैं जिंदा बचा, घर तक पहुंचा। अगर मैं बचा हुआ हूँ, जिंदा हूँ, इसका मतलब देयर इज सम पावर। और मेडिकल साइंस भी मेरे होशियारी को देख के मेरे को जिंदा है ये नहीं बोलती, मेरे धर्म को, जात को, मेरे मान्यताओं को देख के ये नहीं बोलती है जिंदा है, वो तो बोलती है इसकी धड़कनें चालू है, इसका हृदय चालू है, इसकी नब्ज चालू है, ये जिंदा है। तो मेरा जिंदा होना, क्या मैं सही में जिंदा हूँ, होशमंदी में हूँ, होशो हवास में हूँ, उस चेतना को समझ रहा हूँ, उस शक्ति के स्रोत को समझ रहा हूँ, उस शक्ति के स्रोत को बढ़ाना चाहता हूँ। और इसीलिए बोला गया है कि आध्यात्मिक अनुभव के बाद में ही एक आध्यात्मिक विकास। और ये आध्यात्मिक विकास जब मेरी पूरी तैयारी हो जाती है, संपूर्ण तैयारी हो जाती है, संपूर्णतः और चौथे कदम के द्वारा, चौथे कॉलम के द्वारा, मैं स्पॉन्सर मेरे को वो बाजू दिखाता है कि यार तू तो हमेशा नैतिक मूल्यों को बनाया, नीतिमत्ता को बनाया, तूने हर वक्त एक बैंकरप्ट आइडियालिस्ट नहीं रहा क्या अश्विन तू? तूने बहुत सारे लोगों ने ऐसा बर्ताव करने को ना, वैसा रहने को ना, यहाँ पे ये चलने को ना, समाज में ऐसा रहने को ना, पॉलिटिकल ये सब तरफ तो वाद विवाद में ही गया तू, हर चीज को तूने चैलेंज ही किया, हर जगह पे तू कॉन्फ्लिक्ट में ही गया, हर जगह पे तूने संघर्ष ही किया। तो देख तेरी मान्यताएं क्या थी, वो मान्यताएं सही में थी कि नहीं थी, वो थी तो उनसे तू क्यों गिरा, परिस्थिति के अनुरूप, लोगों के अनुरूप, व्यवस्था के अनुरूप या प्रसंगों के अनुरूप तूने अपनी मान्यताओं को क्यों छोड़ दिया, अपनी नीतिमत्ता को क्यों छोड़ दिया, उसको छोड़ के तू ही अपने नीतिमत्ता से क्यों गिरा, नैतिकता से क्यों गिरा, तूने अपने जिंदगी में वो सब काम क्यों किए जो तू करना ही नहीं चाहता था। जब ये बात जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, बहुत सारे उदाहरण है, उतना समय नहीं है, मगर अगर मैं, मेरे को अपने उस जिंदगी से पश्चाताप है
होशबंदी में मैं हूँ और मैं सही में ईमानदारी से उसको सुधारना चाहता हूँ। तो मेरे को सबसे जिसने काम मेरे जिंदगी में किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में, ये मैच्योरिटी में, ये समझदारी में, वो वो पैराग्राफ है हमारे चौथे कदम के जो विश्लेषण दिया गया है उसमें का, जहाँ पे हाउ इट वर्क्स में लिखा गया है कि अगर मैं अपने गलती से मैं उसका भूल सुधार करना चाहता हूँ, मैं उसके प्रति मेरे को दुख है, कष्ट है और मुझे पश्चाताप है, तो मैं ये भूल सुधार कर सकता हूँ। क्या है प्रोसेस? यही है मैच्योरिटी की, यही है बाल्यावस्था को छोड़ने की, यही है वो समझदारी में जाने की, यही वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, यही वो कन्वर्शन की प्रक्रिया है, यही एक पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। और करके ये इतना पैराग्राफ पढ़ के मैं अपने शेयरिंग को विराम दूंगा। सपोज, समझ लो, ऐसा मान लो, इसका तो एविडेंस आ गया है, इसकी सिद्धता आ गई है, ये तुम्हारे जिंदगी में इसके प्रूफ्स आ गए। यू फॉल शॉर्ट ऑफ द चोजन आइडियल। चुनाव तुम्हारा था, आइडियल तुमने चुने, चुनाव तुमने रिकवरी में आने का चुनाव तुमने ही किया, शराब से दूर रहने का इच्छा भी तुमने ही जाहिर की, तुमने ये कहा कि तुमको वो चाहिए जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस तुमको देना दे रहा है, और उसके लिए तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो अश्वित। तो इस बात को समझ लो कि तुमने जो नीतिमत्ता बनाई, जो वसूल बनाए, जो धारणाएं बनाई, जो सिद्धांत बनाए अपनी जिंदगी के, उनसे बार बार तुम फिसले, स्टम्बल हुए तुमने, क्योंकि इस इस राह पर चलते वक्त वो बैलेंसिंग बीम हाथ में नहीं लिया। वो भावनाओं से तुम टूटे, तुम विचारों से टूटे, तुम मान्यताओं से टूटे, तुम समझदारी से टूटे, तुम स्टम्बल हुए। तो क्या ऐसे वक्त एक व्यक्ति शराबी पीता है? मेरा तो अनुभव कहता है कि मैंने बार बार शराबी पी, लेकिन बिल साहब बोलते हैं कि ये वही लोग बोलते हैं जो इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते, जो ये स्पिरिचुअल टूल्स अपने जिंदगी में लागू नहीं करते, जो इनको पूर्णतः अपने जीवन में नहीं उठाते। और यहाँ पर वो लोग लिखते हैं कि बट दिस इज हाफ ट्रूथ, ये आधा सच है। तो आधा सच जिंदगी बदलने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, एक मैच्योरिटी वाला है, एक समझदारी वाला है, एक बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में लेके जाने वाला है, एक जबरदस्त मेरे जिंदगी को एक आकार देने वाला है, एक स्वरूप देने वाला है। वो क्या है? इट डिपेंड्स ऑन ऑन अस। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है अश्विन। तुम अगर रियल अल्कोहलिक हो तो ऐसी गलतियां जो तुम बार बार अपनी नीतिमत्ता की, नैतिकता की, नैतिक धरोहर के कर रहे हो, ये अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और तुम्हारे मोटिव्स पे, तुम्हारे इरादों पे, तुम्हारे वो जो हर वक्त धोखा देने के इरादे है थे, उनको, उनके ऊपर अब उनको ठीक करना चाहते हो। इफ वी आर सॉरी, अगर तुम सही में वो बोल रहे हो कि आई एम सॉरी यार, ये मेरे से गलती हो गई है, मैं दोबारा नहीं करूंगा, अब इसके बाद में मैं एक सही जीवन जीऊंगा फॉर व्हाट वी हैव डन, एंड हैव द ऑनेस्ट डिजायर टू लेट गॉड टेक अस टू बेटर थिंग्स। अगर तुम्हारे अंदर में ये एक जबरदस्त, एक डेस्परेट ऐसी एक बात है कि तुम्हारे अंदर में अब वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, मैं वो दलदल में नहीं जाना चाहता हूँ, वो नरक में नहीं जाना चाहता हूँ, उस पीड़ा में नहीं जाना चाहता हूँ, हे भगवान मुझे बचा। दैट इज द क्राई, दैट इज द क्राई विच बिल डब्ल्यू बेड। ये वो क्राई है, ये वो जबरदस्त आवाज है उसके द्वारा कि अब मेरे को मेरी सभी सभी इस जिंदगी की सब, ये मेरी जो मैंपन है, मेरे स्वार्थ है, मेरे सब इरादे में खोट है, उस सब से मेरे को दूर कर,
सो ये प्रक्रिया है कि जहां पे एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन टू लेट गॉड टेक अस टू बेटर थिंग्स। अब वो अगर मुझे अच्छी, यहाँ पे फिर मेरी पूरा विलिंगनेस आता है, एंटायरली रेडी, कंप्लीट तैयारी। अब यहाँ पे कोई संघर्ष नहीं है, अब मैं कैसे दूंगा, क्या दूंगा, लेट गो लेट गॉड कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बताओ। क्योंकि मैं उस पुराने जिंदगी में जाना ही नहीं चाहता। वी बिलीव वी विल बी फॉरगिवन। अब भगवान हमको क्षमा करता ही है, वो सजा नहीं देता, वो हमारे ऊपर प्रेम करता है। वो मेरे को कढ़ाई में नहीं डालने वाला, मेरे को पापी करके नरक में नहीं ढकेलने वाला। वो ऊपर नहीं बैठा है, वो मेरे भीतर ही बैठा है, वो कहीं बाहर नहीं है। एंड विल लर्न अ लेसन, और हम एक सबक लेंगे, जो सबक मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, जो पाठ मैंने कभी नहीं पढ़ा, जो लेसन का बात यहाँ पे आती है, जिसको स्पिरिचुअल किंडरगार्टन बोला जाता है, आध्यात्म का शिशु वर्ग। अब मेरे आध्यात्मिक धरोहर, यहाँ पे वो आध्यात्मिक अनुभव है, यहाँ पर वो जो ऑब्सेशन को लिफ्ट करता है, जो पीने के मेरे ओढ़ को खत्म करता है, जो मेरे दोबारा से मौज मजा करके अपने जिंदगी को जीने के वो परिकल्पनाओं को तोड़ डालता है, स्मैश डाउन करता है। एनी लर्किंग नोशन आई मे हैव दैट आई कुड ड्रिंक लाइक अनदर ह्यूमन बीइंग whom I see ड्रिंकिंग विथ impunity, इसको तोड़ डालता है। ये वो भाग है जहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसम्यूटेशन है, परिवर्तन है, एक प्रोफाउंड चेंज है, अल्टर्ड एटीट्यूड है। और यहीं से वो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में वो पुनर्जीवन की बात है कि वी वर रिबॉर्न। अब मैं स्पिरिट से जीता हूँ, अब मैं फोर्थ डायमेंशनल लिविंग में आता हूँ। अब मैं सिर्फ शारीरिक, मानसिक, भावनिक नहीं, आत्मिक जीवन भी चाहता हूँ। अब मैं सिक्स सेंस ऑफ लिविंग में आता हूँ। अब मैं पंचेंद्रियों के द्वारा ही नहीं, बल्कि एक छठवां इंद्रिय मेरा चालू हो जाता है। यहाँ पर मेरा विकास एक कठिन प्रक्रिया है, एक कठिन से बढ़कर वो दर्द में से है, पीड़ा में से है, कि अब मेरे को मेरा बिखरा हुआ जीवन एकत्रित करना है। और बिखरा हुआ जीवन एकत्रित करने के लिए पेन इज द टचस्टोन, नो पेन नो गेन। अगर मैं ये पुराने जीवन को त्याग के एक नए जीवन को, एक समझदारी के जीवन को, एक दूसरों के लिए ज्यादा सोचने वाले और अपने लिए कम सोचने वाले जीवन को जीना चाहता हूँ, तो मेरे को उस प्रक्रिया में से जाना पड़ेगा। जो मेरे सुधार की प्रक्रिया रहेगी, जो हीलिंग पेन रहेगा, जहां पर अनेक वायदे मेरे जिंदगी में सिद्धता के साथ में आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे को ये मौका दिया। अगर थोड़ा कुछ गलती हुई होगी, थोड़ा आगे पीछे मैं हो गया होऊंगा, समय अगर ज्यादा लिया होगा तो माफ कर देंगे। थैंक यू सो मच।